हेलो एवरीवन, जीके बाय कोकल सर के इस यूट्यूब चैनल पे और इजी एजुकेशन इस ऐप के प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको राजस्थान का एक ऐसा चैप्टर बता रहा हूँ जिससे क्या है, राजस्थान ज्योग्राफी का जिसे हमेशा क्वेश्चन है जो एग्जामिनर पुटअप करता है। ठीक है, अपडेट बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट के साथ, नए जिलों के पुनर्गठन के बाद जो इसके अंदर जहाँ जहाँ से अपडेट हुआ है वो सारी चीज़ें मैं आपको कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आप जो है इसको बड़े इंटरेस्ट के साथ आप इसको देखना और देखो, हमेशा चार्ज रहा करो। पढ़ते टाइम ऐसे ढीले ढक्कनों के जैसे मत बैठा करो, ऐसे लटक के। ऐसे एनर्जी हमेशा पढ़ते टाइम एनर्जी रहनी चाहिए, तो उससे क्या है, ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती है। ठीक है, अब मैं जिस तरीके एनर्जी से आपको पढ़ाऊंगा उस तरीके की एनर्जी आपको दिखानी है। ठीक है, ऐसे नहीं है जो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन को बिल्कुल हल्के में ले रहे हो, उधर दूसरा काम कर रहे हो। नहीं भाई, बिल्कुल स्क्रीन के सामने यदि आप पढ़ते हो तो बिल्कुल ध्यान है जो आपका किस पर रहना चाहिए, स्क्रीन के ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, मैं आज आपको बताऊंगा राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं। राजस्थान के अंदर जो सिंचाई होती है, ठीक है, वो सिंचाई परियोजनाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सिंचाई परियोजना, ठीक है, बड़ा अच्छा टॉपिक है राजस्थान के ज्योग्राफी का। तो जो क्या है कि मेरे को वो टॉपिक ज़्यादा पढ़ाने में इंटरेस्ट आता है जिसमें लोगों को पाण आता है या जोर आता है लोगों को, वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ाने में जो है मज़ा आता है उसमें। ठीक है, तो राजस्थान की जो सिंचाई परियोजना है इसको अपन दो तरीके से पढ़ेंगे। देखो, एक तरीके से ये पढ़ेंगे कि राजस्थान की सिंचाई के जो साधन हैं वो क्या क्या है, राजस्थान की सिंचाई के क्या है साधन। एक तरीके से राजस्थान के जो सिंचाई की जो परियोजनाएं हैं, परियोजनाएं क्या क्या चला रखी है, तो उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। मैं आपको बात बताऊं कि जैसे अगर जिनके खेत हैं उनको सबको पता है कि राजस्थान के अंदर जो है सिंचाई के जो साधन हैं या जो खेतों को पानी पिलाने के लिए जो किन किन साधनों का प्रयोग किया जाता है, तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं। सबसे पहले बात बताऊं तो नलकूप है। क्या है भाई? नलकूप। जिसे आप ट्यूबवेल कह सकते हो, जिसे आप बोरवेल कह सकते हो, बोरिंग कह सकते हो, वो हो गए। ठीक है, नलकूपों के बाद में राजस्थान में सर्वाधिक जो सिंचाई की जाती है वो की जाती है नहरों से। किससे की जाती है? नहरों से। फिर की जाती है तालाबों से, फिर की जाती है कुओं से, सब जानते हो। फिर की जाती है तालाबों से और फिर की जाती है अपने अन्य साधनों से, अन्य जो रिसोर्सेज हैं उनसे जो है अपने इरिगेशन की जाती है राजस्थान के फील्ड के अंदर, राजस्थान के क्षेत्र के अंदर। ठीक है, तो अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये जो मैं आंकड़े बताए मैंने, ये लेटेस्ट अपडेट के साथ बताए हैं। 2022 की जो रिपोर्ट थी, सूजस की रिपोर्ट, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ आपको। तो साधन नलकूप सब जानते हो, ट्यूबवेल, बोरिंग, नहरों से, कुओं से, तालाबों से और अन्य साधनों से। मैं बात करूँ कि नलकूप से यदि कितने परसेंटेज, 100% जैसे साधन माने अपन, तो इसका कितना परसेंटेज है जो नलकूपों से की जाती है, तो 49%। ठीक है, कितना परसेंट है? 49। अगर मैं नहरों की बात करूं तो लगभग है जो आप है 29.5% जो है नहरों से क्या किया जाता है, सिंचाई की जाती है। कुओं से मैं बात करूं तो कुओं से है 19.5%। कितनी है? 19.5%। कितना हो गया ये दोनों? 30 और 49, 79 हो गया है ना, 89 के बाद इनसे की जाती है 0.5%। कितनी की जाती है? और इससे की जाती है 1.5% जो सिंचाई की जाती है। देख लेना, 100 हो गया होगा या लगभग ऊपर नीचे पॉइंटों के अंदर हो सकता है, ऊपर नीचे, एग्जैक्ट आंकड़े यही है। ठीक है, तो वापस से देखो, सिंचाई परियोजना को दो प्रकार से देखेंगे, सिंचाई के साधन और सिंचाई की परियोजनाएं। साधन देख रहे हैं पहले सबसे ज्यादा नलकूपों से, फिर नहरों से, फिर कुओं से, फिर तालाबों से, फिर अन्य साधनों से। अन्य साधनों के अंदर क्या आता है कि जैसे कोई नदी जा रही है और नदी से डायरेक्ट उसके अंदर इंजन रखकर पानी पिला दिया जाता है, झीलों से पानी पिला दिया, किसी झरनों से पानी पिला दिया, तो वो अन्य साधनों के अंदर आएगा। एक क्वेश्चन आपके तैयार हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर तैयार हो गया, अवरोही क्रम तैयार हो गया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई है जो वो कहाँ की जाती है, नहरों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की जाती है, कुओं से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की जाती है, तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की जाती है और अन्य साधनों से कहाँ की जाती है। तो सबसे पहले अपन इसको नॉर्मल तरीके से देखो। नहरें, राजस्थान के अंदर नहरें किस साइड में? तो राजस्थान के अंदर जो नहरें हैं वो पश्चिमी साइड में, मरुस्थल में। ठीक है, तो किधर की जाएगी, कौन से जिले के अंदर? तो अपन लेंगे इसके अंदर श्री गंगानगर के अंदर। नहरों से
तो सबसे ज़्यादा जो सिंचाई है वो कहाँ की जाती है भाई? श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। याद रह जाएगी बात। चलो फिर मैं बात करूं जैसे नलकूप, ट्यूबवेल्स, ये सबसे ज़्यादा अगर अपन ट्यूबवेल की बात करें तो ये अपने पश्चिमी राजस्थान के अंदर है। हुआ क्या है कि पहले कुएं हुआ करते थे जिनको बेरा भी कहते हैं। तो कुएं में क्या है, पानी जो है, पानी का जो लेवल है वो डाउन हो गया, खनिजों की जो मतलब उत्खनन की वजह से, या अपन कहते हैं कि जैसे बजरी के खनन की वजह से जो पानी है लेवल नीचे चला गया। तो उसके अंदर कुओं में पानी नहीं रहा, तो लोगों ने क्या, कुओं के अंदर ही बोरिंग करवा ली, ट्यूबवेल करवा ली। ठीक है, तो ये जो ट्यूबवेल करवाई है तो ये कुओं को ट्यूबवेलों के अंदर चेंज कर दिया। तो ऐसे सबसे ज़्यादा अपन नलकूप की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो नलकूप है इनसे जो सिंचाई की जाती है वो की जाती है जोधपुर के अंदर। कहाँ की जाएगी भाई? जोधपुर के अंदर। मैं बात करूँ कुओं की, तो कुओं जो अपने सबसे ज़्यादा है जो पश्चिमी अपने पूर्वी राजस्थान के अंदर है, और जिला जो है अपना आएगा झालावाड़। क्या आएगा? झालावाड़। और मैं तालाबों की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो तालाबों से सिंचाई की जाती है वो उदयपुर है, और सेकंड नंबर पे पाली है। सेकंड नंबर पे क्या है? पाली। और अन्य साधनों से जो सिंचाई की जाती है वो की जाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, ये अन्य साधनों से है जो राजस्थान के अंदर सिंचाई की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये सारे आंकड़े आपको याद रखने हैं। चलो, एक तरफ का जो पोर्शन है वो अपना कम हो गया। अब दूसरी तरफ को देखते हैं, परियोजना। राजस्थान के अंदर राजस्थान सरकार ने या केंद्र सरकार ने ऐसी परियोजना चला रखी है जिससे राजस्थान के अंदर इरिगेशन सिस्टम जो है उसको लाभ मिलता है, राजस्थान को लाभ मिलता है। तो वो कौन कौन सी परियोजना है, किस प्रकार से अपन इसको पढ़ेंगे, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि परियोजनाएं पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, परियोजना 3 प्रकार की है। परियोजना 1, 2, 3। सबसे पहले कहेंगे अपन लघु सिंचाई परियोजना, फिर कहेंगे अपन मध्यम सिंचाई परियोजना, और फिर लास्ट में कहेंगे अपन वृहद सिंचाई परियोजना। वृहद सिंचाई परियोजना। ठीक है भाई बालकों, 3 प्रकार की परियोजना, लघु, मध्यम और वृहद सिंचाई परियोजना। अब आप कहोगे कि सर ये लघु, मध्यम, ये वृहद सिंचाई, इसको अपन कितने हेक्टेयर के अंदर जो सिंचाई की जाती है उसको अपन लघु में कहेंगे, कितने हेक्टेयर की बात की जाएगी तो मध्यम में कहेंगे, और कितने में वृहद में कहेंगे। तो मैं आपको बता दूं, 0 से लेकर, कितने से लेकर, देखना भाई इधर नजर इधर रहनी चाहिए, 0 से लेकर 2000 हेक्टेयर, 0 से लेकर 2000 हेक्टेयर, 2000 से कम है, 2000 नहीं है, 2000 से कम है, 0 से लेकर 2000 हेक्टेयर तक की मैं बात करूं तो वो लघु सिंचाई परियोजना के अंदर आएगी। 2000 से अधिक और 10,000 से कम, 2000 से तो क्या हो, अधिक हो, लेकिन 10,000 से क्या हो, कम, इसको अपन क्या कहेंगे, मध्यम सिंचाई परियोजना। फिर अपने कौन सी बची है, वृहद। तो 10,000 हेक्टेयर से अबाउ अगर जो सिंचित क्षेत्र है उसको अपन वृहद सिंचाई परियोजना के अंदर काउंट करेंगे। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जामिनर द्वारा कि राजस्थान के अंदर किस परियोजना से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। तो ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो सिंचाई की बात करूं मैं, इधर देखो, देख किसमें सिंचाई की बात करूं तो सर्वाधिक जो है किससे की जाएगी, लघु सिंचाई परियोजना से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। ये परियोजना की बात कर रहा हूं बालकों। यदि आपसे पूछे कि कौन से साधनों से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है तो ध्यान रखना, कुओं और नलकूपों से, कुओं व नलकूपों से राजस्थान के अंदर सर्वाधिक क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। साधन की बात करें तो कुआं और नलकूप है, और अपन बात करें परियोजना की तो सर्वाधिक है जो किसमें है, लघु सिंचाई परियोजना के अंदर है। 3 परियोजना ये बताई मैंने आपको। और मैं आगे थोड़ा सा बढ़ूं तो इसके अंदर एक और चीज अगर जुड़ती है तो उसको अपन नाम देते हैं बहुउद्देश्य परियोजना। क्या नाम देते हैं, बहुउद्देश्य परियोजना। अब आप कहोगे कि सर ये बहुउद्देश्य परियोजना क्या होती है, तो नाम में ही स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर है, नाम के अंदर ही क्या कह रखा है, उद्देश्य 2 या 2 से अधिक हो वह बहुउद्देश्य परियोजना कहलाती है। ठीक है, और ये बहुउद्देश्य परियोजना भारत के अंदर जो स्टार्ट हुई थी, ये कब हुई थी, तो ये भारत के अंदर जो स्टार्ट हुई है ये हुई है 1948 को दामोदर नदी पर। दामोदर नदी पर 1949 में ये स्टार्ट हुई है।
और मैं आपको कहूं बहुउद्देशीय परियोजना को अपने जो भारत के प्रथम यशस्वी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि ये जो बहुउद्देशीय परियोजना है ये आधुनिक भारत का मंदिर है। जैसे लोग मंदिर में जाने के बाद उनको सुकून मिलता है या उनको जो आस रहती है भगवान से, उसी तरीके से ये बहुउद्देशीय जो परियोजना है ये पत्थर में जो मील में है पत्थर का काम करेगी या पत्थर में जो मील का काम करेगी, जैसे भी डायलॉग है आप समझ जाना, ठीक है। तो ये बहुउद्देशीय परियोजना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है? आधुनिक भारत का मंदिर। आधुनिक भारत का मंदिर, ठीक है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है भाई, आधुनिक भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है किसको कहा था? बहुउद्देशीय परियोजना को कहा था। तो ये एक अपना बेसिक सा देखो एक बार कितना इजी में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब इसके बाद में जो अपन पढ़ेंगे राजस्थान में जो बहुउद्देशीय परियोजना इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा है बेसिक है सिंचाई परियोजना का। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कहाँ से आते हैं, तो मैं आपको इसकी जो बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के बारे में डिस्कस करता हूँ। देखना भाई, पहली जो बहुउद्देशीय परियोजना है उसका नाम है भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है। परियोजना भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना, इसके बारे में देखते हैं। देखो मैं आपको बिल्कुल आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल डायग्राम में, ठीक है। तो आपको मैं बताऊं, एक स्टेट पड़ता है इधर जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश से एक नदी आ रही है, भाखड़ा नांगल परियोजना की बात कर रहा हूं, एक नदी आ रही है, उस नदी का नाम है सतलज। तो भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर, ठीक है। पहली चीज है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाखड़ा और नांगल बहुउद्देशीय परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये 3 राज्यों की है। 3 कौन कौन से हैं? इधर से देखो आप, पहला पंजाब, फिर बात करूं मैं हरियाणा, और फिर बात करूं मैं किसकी? राजस्थान। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। क्लियर है? अब देखो नाम में स्पष्ट है कि भाखड़ा और नागल। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाखड़ा नागल एक ही बांध है, नहीं भाई, 2 अलग अलग बांध है। कि 2 अलग अलग बांध, देखो मैं बताऊं आपको, हिमाचल प्रदेश के अंदर, ये हिमाचल प्रदेश की सीमा है, हिमाचल प्रदेश के ऊपर इसमें जो बांध बना हुआ है, पहला बांध, उसका नाम है भाखड़ा बांध, ठीक है। और इस भाखड़ा बांध का जो निर्माण पूरा हुआ था, ये हुआ था 1962 के अंदर। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है। क्या खास बात है इसकी? खास बात यह है कि ये भारत का, किसका? भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। आप कहोगे कि सर पहला कौन सा है? तो पहला जो बांध है वो है टिहरी बांध, टिहरी बांध। और ये टिहरी बांध जो है ये पड़ता है उत्तराखंड में। कहां पड़ता है भाई? उत्तराखंड, ठीक है। तो वापस से देखो, भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में है, 1962 में इसका काम पूरा हो गया था, भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। आगे मैं बात कहूं तो इसी भाखड़ा बांध को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चमत्कारी विराट वस्तु कहा था, चमत्कारी विराट वस्तु कहा था, ठीक है। भाखड़ा बांध को क्या कहा था? चमत्कारी विराट वस्तु कहा था। और इसी भाखड़ा बांध के पास में एक छोटी सी चीज और है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो मैं देख लेता हूं। इसके पीछे की साइड में एक झील बनी है, पीछे की साइड में, उस झील का नाम है, झील है, झील का नाम है गोविंद सागर झील, गोविंद सागर, गोविंद सागर झील, ठीक है। गोविंद सागर झील है, इसकी क्या खास बात है? तो ये इसकी खास बात ये है कि ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ठीक है।
दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो और पहली जो है वो कौन सी है, आप मुझे कमेंट करके बताना। तीसरी मैं बता देता हूँ, राजस्थान के अंदर सलूम्बर जिले के अंदर जयसमंद झील है, वो भारत की तीसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। दूसरी कौन सी सागर झील है, गोविंद सागर झील है। चलो भाखड़ा वाली बांध की बात कंप्लीट हो गई। इससे आगे अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं तो मैं आपको बताऊं, पंजाब के अंदर, कहाँ पे भाई, पंजाब के अंदर एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम है नागल बांध। बांध का क्या नाम है, नागल बांध। चलो ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। अब ये कहाँ है, तो पंजाब के अंदर है। पंजाब से इस नागल बांध से आगे अपन बात करें तो नागल बांध से दो नहरें निकाली हुई है। क्या कितनी नहरें निकाली हुई, दो, एक इधर निकाली हुई है और एक इधर निकाली हुई है। ये दो नहरें हैं। इस नहर का नाम है बस्ती नहर या बिस्त नहर। इस नहर का नाम क्या है, बिस्त नहर। और इस नहर का जो नाम है, इसका नाम है भाखड़ा नहर। देखो कंफ्यूज होने वाली बात है, भाखड़ा नहर। देखो नागल बांध पंजाब के अंदर पड़ता है और पंजाब के अंदर इससे नागल बांध से दो नहरें निकाली हुई, एक तो बिस्त नहर है, एक भाखड़ा नहर है। देखो भाखड़ा नहर भाखड़ा बांध पर नहीं है, किस पे है, नागल बांध पे है। और राजस्थान से संबंधित भी यही है। इस भाखड़ा नहर से राजस्थान को जो है पानी सप्लाई किया जाता है और सर्वाधिक जो पानी है या सर्वाधिक जो लाभ है अपने राजस्थान के एक जिले को मिलता है जिसका नाम है हनुमानगढ़। क्या नाम है, हनुमानगढ़। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये देखो भाखड़ा नागल बहुउद्देश्य परियोजना के बारे में चल रहा था अपना, सतलज नदी के अंदर है। और मैं आगे बात करूं आपको, एक क्वेश्चन तो ये पूछते हैं कि कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है, 3 राज्यों की। फिर एक क्वेश्चन ये और पूछेंगे कि इस भाखड़ा नागल बहुउद्देश्य परियोजना के अंदर राजस्थान का कितना हिस्सा है, तो राजस्थान का हिस्सा जो है वो है 15.2%। अब आप इसमें देखो बहुउद्देश्य मतलब एक से ज्यादा उद्देश्य है, या तो कहीं ना कहीं इसके अंदर पानी राजस्थान को मिल रहा होगा सिंचाई के लिए, या फिर इसमें क्या किया जा रहा है कि बहुउद्देश्य कैसे है, तो इसके अंदर जो है विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। और भाखड़ा नागल बहुउद्देश्य परियोजना में जिस बांध से विद्युत का उत्पादन किया जाएगा, जितना भी किया जाएगा सिंचाई और विद्युत के अंदर, राजस्थान का कितना % हिस्सा है, तो राजस्थान का 15.2% हिस्सा है। ये एग्जाम के अंदर 500 बार तो पूछा जा चुका है और आपके भी पूछा जाएगा। ठीक है, ये 15.2 हिस्सा 2 बार जगह है, एक तो किसके अंदर है, सिंचाई में भी है और एक विद्युत के अंदर भी है। किसके अंदर भी है, विद्युत के अंदर भी है। ये अपनी जो है भाखड़ा नागल बहुउद्देश्य परियोजना के बारे में है जो सतलज नदी पर है। ठीक है, इसके बाद में आपको हाँ एक थोड़ी सी चीज़ और मैं आपको इसी के अंदर बता देता हूँ। चलो इससे ले लेते हैं। ये जो पंजाब के अंदर ये जो नदी है, इसका जो नदी की मैं बात कर रहा हूँ, कौन सी नदी, अपनी सतलज नदी है। आगे पंजाब में एक जगह पे जाके जिस बांध के अंदर ये जो मिल जाती है उसका जो नाम है वो है हरि के बैराज। बांध का नाम क्या है भाई, तो इस बांध का नाम है हरि के बैराज। ठीक है, हरि के बैराज। और इस हरि के बैराज से ही राजस्थान के अंदर देखो, ये राजस्थान के अंदर एक नहर निकाली गई है हरि के बैराज से ही, उस नहर का नाम है IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, और अभी मैं आगे इसके बाद में जस्ट बताऊंगा व्यास नदी घाटी बहुउद्देश्य परियोजना, वो भी इसके अंदर आके गिर जाएगी। व्यास जो है वो सतलज की सहायक नदी है और वो भी इसमें आके गिर जाएगी और उस पर भी 2 बांध बने हुए हैं। तो आगे वाली नेक्स्ट परियोजना जो अपन है वो देख लेते हैं। उसका नाम है, दूसरी है व्यास नदी घाटी बहु उद्देश्य परियोजना। छोटी सी है, इसमें ज़्यादा कोई बड़ी बात है नहीं, मैं आपको केवल 5 मिनट के अंदर ये करवा दूंगा। देखो एक नदी मैंने आपको बता दी, दूसरी नदी के बारे में बताता हूँ। दूसरी नदी है जो ये देखो, ये हिमाचल प्रदेश से आ रही है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, तो अपन कह सकते हैं ये हिमाचल प्रदेश है। नाम में स्पष्ट हो रहा है कि व्यास नदी घाटी मतलब कौन सी नदी पर है, तो व्यास नदी पर है। चलो भाई ठीक है। अब ये जो मैंने आपको बता दिया कि इसका जो भी संगम है, इसका संगम कहाँ है, ये वापस मैं बांध बनाता हूं जिसका नाम क्या है, पंजाब के अंदर है हरि के बैराज। क्या नाम है, हरि के बैराज। ठीक है, इस व्यास नदी के ऊपर भी, अब इसमें पंजाब में नहीं है, ये दोनों जो बांध है, दोनों बांध कहाँ हैं, अपने हिमाचल प्रदेश के अंदर ही है।
देखो बांधों के नाम थोड़े से अजीब है, आपको याद तो रखना ही पड़ेगा। एक बांध है जिसका नाम है पंडोह बांध, पंडोह बांध, और एक बांध है जिसका नाम है पोंग बांध, पोंग बांध। एक का नाम पंडोह बांध है, एक का नाम क्या है, पोंग बांध है। ये दोनों कहाँ है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। इनमें क्या क्या खास बात है मैं बताऊँ आपको। पंडोह बांध है, इसकी मैं यदि बात करूँ तो इसके अंदर जो राजस्थान का हिस्सा है वो 20% हिस्सा है, राजस्थान का हिस्सा, राजस्थान का हिस्सा, ठीक है। और मैं बात करूं पोंग बांध की, तो पोंग बांध के अंदर भी जो राजस्थान का हिस्सा है वो थोड़ा सा ज़्यादा है भाई। इसके अंदर राजस्थान का हिस्सा है वो 59% है, राजस्थान का हिस्सा, राजस्थान का हिस्सा, ठीक है। फिर मैं बात करूं कि ये जो नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना है ये व्यास नदी के ऊपर है। कितने राज्यों की है, तो जो राज्य पहले मैंने भाखड़ा नांगल पे बताए वही राज्य इसके अंदर है। तो राजस्थान है एक, तो दूसरा हो गया पंजाब, और तीसरा हो गया हरियाणा, ठीक है। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, इन तीनों की जो है ये संयुक्त परियोजना है, ठीक है। क्या खास बात है, और भी कोई क्या खास बात है क्या, तो मैंने आपको बताई है। देखो एक नदी आपको अभी मैंने आपको बताई है, कौन सी नदी, ये नदी है, कौन सी है, सतलज, और जो इसके अंदर आके मिल रही है। तो यहाँ पे एक बांध बना हुआ जिसका नाम है नागल बांध, और हिमाचल प्रदेश में एक बांध बना हुआ जिसका नाम है भाखड़ा बांध। इस नदी का नाम हो गया सतलज। वापस से रिपीट करवा देता हूँ यहाँ, ठीक है। अब क्या खास बात है इस दोनों बांधों की, और भी कोई खास बात है क्या, तो इससे जो एक नहर निकाली है जिसका नाम है IGNP, जो अपने राजस्थान के जैसलमेर के मोहनगढ़ पोखरण तक आती है और फिर गडरा रोड बाड़मेर तक जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो नहर, अब सर्दियों के अंदर यदि पानी कम पड़ जाता है, सर्दियों के अंदर क्या पड़ जाता है, पानी कम पड़ जाता है, तो कौन से बांध से इंदिरा गांधी नहर को जो है सप्लाई की जाती है, तो पोंग बांध से। सर्दियों में पोंग बांध से पानी की पूर्ति की जाती है, पानी की आपूर्ति की जाती है, ठीक है बालकों। देखो व्यास नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना व्यास नदी पर है, हरी, ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपको बता दी है। और राजस्थान का हिस्सा देख लेना, 20% तो पंडोह बांध में है और पोंग बांध में है 59% हिस्सा है, ठीक है। दो चीज़ें ये हो गई। इसके बाद में मैं आपको केवल, कितने मिनट का हो गया सर, देखना एक बार, दिखता है क्या, 22 मिनट का हुआ। तो मैं थोड़ी सी एक परियोजना और इसके अंदर बता देता हूँ आपको, है ना, ठीक है। अब देखो आप, तीसरी जो है बड़ी परियोजना है राजस्थान की, उसका नाम है चंबल नदी घाटी, चंबल नदी घाटी बहु उद्देश्य परियोजना, चंबल नदी घाटी बहुउद्देश्य परियोजना, ठीक है। अब देखो नाम से स्पष्ट है, पहले तो भाई कहाँ है, किस नदी के ऊपर है, तो ये कौन सी नदी के ऊपर है, चंबल नदी पे है, चंबल नदी पर बना रखी है, ठीक है। अब मैं आपको दूसरी बात बताऊं कि कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो ये एक तो अपना कौन सा हो गया, राजस्थान, और चंबल नदी आ कहाँ से रही है, तो मध्य प्रदेश, 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान का और मध्य प्रदेश का कितना कितना % हिस्सा है, तो बाल को देखना 50% हिस्सा तो राजस्थान का है और 50% हिस्सा किसका है, मध्य प्रदेश का है। कितने चरणों के अंदर ये जो है पूरी हुई थी, तो ये आप ध्यान रखना 2 चरणों के अंदर, सॉरी 3 चरणों के अंदर ये जो है पूरी हुई थी, है ना। कितने चरणों में पूरी हुई, 3 चरणों में। अब देखो मैं आपको बिल्कुल इजी में समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान देना इस पे। 3 चरण की बात कर रहे हैं, कितने चरणों की बात कर रहे हैं, 3 चरण, ठीक है। ये जो है प्रथम चरण, ये है द्वितीय चरण, और ये है जो अपना कौन सा चरण है, तृतीय चरण। वेरी इंपॉर्टेंट देखना, 3 चरणों में 4 बांध बनाए हुए,
3 चरणों में कितने बांध बनाए हुए? 4 चरणों में। पहले चरण के अंदर 2 बांध बनाए गए थे। पहले बांध का नाम है गांधी सागर, चंबल नदी की बात कर रहा हूं। पहले बांध का नाम क्या है? गांधी सागर। आप कहोगे सर गांधी सागर कहाँ है? तो एमपी के अंदर है भाई, ठीक है, ये पहला बांध बनाया गया। दूसरा राजस्थान के अंदर पहले चरण के अंदर एक बांध बनाया गया था जिसका नाम था कोटा बैराज। क्या नाम था? कोटा बैराज। इनको डिटेल के अंदर अभी पढ़ेंगे, मैं अभी बताऊंगा आपको। द्वितीय चरण के अंदर चित्तौड़गढ़ में एक बांध बनाया गया था जिसका नाम है राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर ये कहाँ है? तो राजस्थान के अंदर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। और तृतीय चरण के अंदर एक बांध बनाया गया था कोटा के अंदर जिसका नाम है जवाहर सागर। जवाहर सागर, और ये कहाँ पड़ता है? कोटा के अंदर पड़ता है, ठीक है। जब मैं आपको नदियां पढ़ाऊंगा तब मैं वापस से चीजें सारी बताऊंगा, लेकिन अभी परियोजना के अंदर देख लेते हैं। 3 चरणों के अंदर 4 बांध बनाए गए हैं। पहला गांधी सागर बांध और कोटा बैराज। दूसरा कौन सा है? द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर, और तृतीय चरण में कौन सा है? जवाहर सागर जो है बांध बनाया गया। अब इनको एक एक को अपन जो है डिटेल के अंदर देख लेते हैं। सुनना, देखो बात। अब पहला बांध कौन सा है? गांधी सागर। गांधी सागर पूरी परियोजना होगी सर, ये फिर ही बंद होगा। अब गांधी सागर, ठीक है। तो गांधी सागर की मैं बात करूं, आपको इधर से मैप से समझाने की कोशिश करता हूं मैं। ये अपना कौन सा राज्य है? प्रधान राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में इधर से एक नदी आती है जिसका नाम है चंबल नदी। यहाँ चित्तौड़गढ़ भैंसरोडगढ़ से प्रवेश करती है, कोटा बूंदी में बहती हुई, सवाई माधोपुर में बहती हुई, करौली और एमपी और धौलपुर की सीमा बढ़ाती हुई सीधी चली जाती है और इटावा यूपी के अंदर जाकर, काम की बात है इटावा, और इटावा कहाँ पड़ता है? यूपी में। और यूपी में ये जो ऊपर से एक नदी आती है उस नदी का नाम क्या है? यमुना के अंदर मिल जाती है। किसके अंदर मिल जाती है? यमुना के अंदर, है ना। तो ये अपनी कौन सी नदी है? चंबल नदी है, ठीक है। जानापाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश के महू डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। आगे देखते हैं, तो मैं आपको चंबल नदी बहु उद्देश्य परियोजना बता रहा हूं। तो इसके ऊपर ये देखो, ये अपने जो है मध्य प्रदेश के अंदर एक बांध बना रखा है जिसका नाम है गांधी सागर, ठीक है। अब गांधी सागर में क्या है? यहाँ पे जो है 23 मेगावाट की कितनी इकाइयां लगा रखी है? 5 इकाइयां लगा रखी है। मतलब आप ऐसे कह सकते हो 3 पंजो 15 को 5 और 5 10 और 1 11, 115 मेगावाट जो है यहाँ बिजली का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। वापस से देखना, गांधी सागर बांध एमपी के अंदर है। ये गांधी सागर की बात कर रहा हूं मैं, गांधी सागर, ठीक है। आपसे कोई पूछे कि चंबल नदी जो परियोजना है बहुउद्देश्य परियोजना, इसमें सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध गांधी सागर है, ठीक है। कितनी लगी हुई है? 23 मेगावाट की 5 इकाइयां लगी हुई है। 115 मेगावाट जो है बिजली का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। तो इधर से मैं लिख देता हूं गांधी सागर। तो यहाँ पे है जो 23 मेगावाट की इंटू 5 बराबर 115 जो मेगावाट की जो क्या की जाती है? बिजली का उत्पादन किया जाता है। गांधी सागर है कहाँ पे? एमपी के अंदर है। फिर आगे मैं बताऊं तो ये चंबल बहुउद्देश्य परियोजना का सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। ये 2 खास बातें हैं जो मैंने आपको बता दी थी। इसके बाद आगे चलते हैं, पहले ही पेज का लास्ट वाला देखते हैं कि पहले ही पेज के अंदर एक और क्या बनाया गया। तो कोटा के अंदर एक बांध बनाया गया था, इस बांध का नाम है कोटा बैराज। कोटा बैराज, ठीक है, कोटा बैराज बनाया गया था। तो इधर अपन दूसरे बांध का नाम लिख देते हैं, ये लो कोटा बैराज। अब कोटा बैराज की क्या खास बात है? तो पहले तो सबसे नाम से है कि ये कहां पे है? कोटा के अंदर है। दूसरा, कोटा बैराज केवल सिंचाई के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंबल जो बहुउद्देश्य परियोजना है उसके ऊपर केवल सिंचाई के लिए कौन सा बांध बना रखा है? तो कोटा बैराज। केवल इसमें क्या की जाती है?
केवल सिंचाई के लिए। ठीक है, चलो अब केवल सिंचाई के लिए इसमें से क्या है कि दो नहरें निकाली हुई है। एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है बाई नहर जो इधर जाती है, और एक नहर का नाम निकाला गया है दाई नहर जो है अपने इधर जाती है, ऐसे जाती है। ठीक है, ये कौन सी नहर हो गई, तो इसको कहेंगे दाई नहर, दाई नहर। और ये कौन सी नहर हो गई, इसको अपन कह देंगे बाई नहर। ठीक है, तो कोटा बेरा से कितनी है, दो है। दो नहरें निकाली हुई है सिंचाई के लिए। एक का नाम है दाई नहर, इधर बाई वाली करते हैं, बाई नहर। बाई नहर में क्या होता है, दो, एक तो कोटा और एक जो अपना जिला पड़ता है बूंदी। कोटा और बूंदी को जो है सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाती है। दाई नहर की मैं बात करूं तो दाई नहर एक तो कोटा, एक पड़ेगा अपना बारा और एक पड़ेगा मध्य प्रदेश। इनको जो है क्या करवाती है, सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाती है। याद रह जाएगी, कोटा, बूंदी, बाई नहर, दाई नहर, कोटा, बारा और एमपी। अब यहां से मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं कि ये जो दाई नहर है, इस दाई नहर से कुल कितनी नहरें निकाली हुई है। इससे कुल 14 नहरें निकाली हुई है। कितनी निकाली हुई है, 14। और फिर मैं बात करूं कि ये 14 नहरों में जो राजस्थान से संबंधित है, जो ये 14 नहरों से 8 नहरें राजस्थान से संबंधित है। 8 नहरें किससे संबंधित है, राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, वो 8 नहरें कौन कौन सी है वो अपने को याद रहे तो ठीक भली बात है, नहीं रहे तो भी भली बात है। तो मैं आपको बता देता हूं वो 8 नहरें की जो ट्रिक है वो कौन सी है। देखो, बात कर रहे हैं अपन दाई नहर की, दाई नहर की बात कर रहे हैं। और दाई नहर से कितनी नहरें निकाली हुई है, 14। उसमें से राजस्थान से संबंधित कितनी है, राजस्थान से संबंधित कितनी है, 8 है। उनको 8 को देखो ऐसे याद करते हैं, दीपक, गणेश, दीपक, गणेश, आ, सो जा, दीपक, गणेश, आ और सो जा। दी से है दिगोद, प से है पचेरी, दी से है दिगोद, दी से क्या है, दिगोद, और प से है पचेरी। ठीक है, कैसे है कचारी। ठीक है, गैस से, गणेश से है गणेशगंज, गणेशगंज। आ से है अंतालिप्ट, फिर इस आ से है अंता माइंड्री स्कीम, अंता माइंड्री स्कीम। सो से है सोरखंड, और जा से है जालीपुरा। जा से क्या है, जालीपुरा है। ठीक है, तो आपको याद रखनी है कि दाई नहर जो है कोटा बेरा से निकली गई है, उसमें जो है राजस्थान से संबंधित कितनी है, 8 है। दीपक, गणेश, आ और सोजा। तो दीप से होगा दिगोद, पैसे पचेरी, और कैसे कचारी, और गणेश से क्या होगा गणेशगंज। आ से अंताबारा, आ से अंता माइंड्री लिफ्ट, सो से सोरखंड, और जा से जालीपुरा। ये जो है अपनी है कौन सी हो गई, ये 8 जो है नहरें राजस्थान से संबंधित हो गई। अब अपना देखो एक चरण कंप्लीट हो गया, ये पहला चरण। अब बात करते हैं दूसरे चरण की, और दूसरे चरण पे कौन सा बांध बना हुआ है, राणा प्रताप सागर बांध। चलो इसके अंदर अपन डिस्कस कर लेते हैं कि राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है। तो जैसे ही चंबल नदी राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है चित्तौड़ के अंदर, तो यहाँ पे जो बांध बना हुआ है, इस बांध का नाम है राणा प्रताप, अपने महाराणा प्रताप के नाम पे है प्रताप सागर। ठीक है, राणा प्रताप सागर। अब इसको आप अपन आगे जो है डिटेल के अंदर देख लेते हैं राणा प्रताप सागर की क्या क्या खास बात है। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने, राणा प्रताप सागर। ठीक है, अब राणा प्रताप सागर ये तीसरे नंबर का बांध है अपने चंबल बहु
उद्देश्य नदी घाटी परियोजना के ऊपर। राणा प्रताप सागर बांध की बात करूं तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। इस पे जो है 4 इकाइयां लगी हुई है। कितने की लगी हुई है 4 इकाइयां? 43 मेगावाट की कितनी इकाइयां लगी हुई है? 4 इकाइयां लगी हुई है। तो 4 तेरी 12 और 172 मेगावाट जो है यहाँ से क्या किया जाता है? बिजली का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है राणा प्रताप सागर बांध। है कहाँ पे? तो चित्तौड़ के अंदर है, ठीक है, चित्तौड़ के अंदर है। 43 मेगावाट की 4 इकाइयां लगी हुई है, 172 मेगावाट जो बिजली का उत्पादन किया जाता है। और इसकी क्या खास बात है? तो इसके पास में ही है अपना परमाणु विद्युत संयंत्र है राउतबाटा परमाणु विद्युत संयंत्र। ये भी चित्तौड़ के अंदर ही है। ये भारत का दूसरा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भारत का कौन सा है? भारत का दूसरा है, जो किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से संचालित किया गया है। और इसको जो है जल आपूर्ति जो है किससे की जाती है? जल की आपूर्ति। और ये जल की आपूर्ति किससे की जाती है? अपना राणा प्रताप सागर बांध से की जाती है। तो ठीक है, ये वापस से देखना था एक बार। ये राणा प्रताप सागर बांध ये चित्तौड़ के अंदर है। और क्या खास बात है? राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है राणा प्रताप सागर बांध में 43 मेगावाट की कितनी इकाइयां लगी हुई है? 43 × 4 तो 172 मेगावाट यहाँ से टोटल बिजली का उत्पादन किया जाता है, ठीक। ये अपना और राणा प्रताप सागर के पास में ही जो है परमाणु विद्युत संयंत्र है राउतबाटा। और वहां से क्या किया जाता है? जो राणा प्रताप सागर से वहां पे पानी की आपूर्ति की जाती है। एक बांध और बच गया, लास्ट वाला फेज बच गया अपना, लास्ट चरण। ये देखो तृतीय। और जवाहर सागर कहाँ है? कोटा। तो इसकी कोई ज़्यादा खास बातें हैं नहीं, मैं आपको यहाँ बना देता हूँ। अलग ही थोड़ा सा कलर ले लेते तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी और भी, ठीक है ना। ये कलर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक और बांध बना दिया मैंने। इस बांध का जो नाम है, इसका नाम कौन सा है? जवाहर सागर, ठीक है। तो जवाहर सागर की कोई ज़्यादा खास बातें नहीं है। यहाँ पे 33 मेगावाट की 3 इकाइयाँ लगी हुई है। मतलब यहाँ से कुल बिजली का जो कितना उत्पादन किया जाता है? 99 मेगावाट की जो बिजली का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। 33 मेगावाट की 3 इकाइयाँ। तो आगे और इसको अपने मेंशन कर देते हैं तो आपकी पीपीटी में थोड़ा सा क्या है? सही हो जाएगा। तो यहाँ ले लेते हैं, ये लिख दिया मैंने, इधर वाला कोना ले लेते हैं, इधर वाला। इसमें क्या लिख दिया अपने? जवाहर सागर, ठीक है। जवाहर सागर कहाँ पड़ता है? तो कोटा के अंदर। फिर जवाहर सागर में क्या खास बात है? यहाँ पे 33 मेगावाट की जो है कितनी इकाइयाँ लग रही है? 3 इकाइयाँ, मतलब 99 मेगावाट जो है बिजली का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। ये है। अब आपसे इनसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? तो एक तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैंने आपको ये जो दो जगह लिखने का मतलब ये था कि आपको ये पूछेंगे कि चंबल नदी के उद्गम से संगम की तरफ बांधों का क्रम बताइए। तो आप बताओगे गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, फिर कोटा बैराज। आपको यह पूछा जाएगा कि चंबल नदी बहुउद्देश्य परियोजना के 3 चरणों में बांध किस बांध का निर्माण किया गया था? तो गांधी सागर बांध का प्रथम चरण में और लास्ट वाले कोटा बैराज का। फिर द्वितीय चरण के अंदर राणा प्रताप सागर का और चित्तौड़गढ़ के अंदर जो है, और तृतीय चरण में जवाहर सागर का। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ बहुउद्देशीय परियोजना जो आपको समझाने की कोशिश की है। आप इनको एक बार देखना, यदि आपको पसंद आए तो आप कमेंट करना, फिर मैं जो है ऐसे ही ज्योग्राफी के वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत।